हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जी हाँ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो पहले जानते हैं यार ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की क्या नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअल में हुआ क्या बच्चों कि जब भी कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। हर एलिमेंट कोई जरूरी नहीं कि कंपाउंड फॉर्म ही करे, बट तो हुआ क्या, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो किस आधार पर काम करेगा, किन रूल्स पर काम करेगा, क्यों वही फॉर्म कर रहा है, कुछ और क्यों नहीं कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उस रिएक्शन के वो रिएक्शन किस अकॉर्डिंग गवर्न हो रही है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए कुछ लॉ बनाए गए। ठीक है, तो पूरी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिन लॉज के थ्रू गवर्न होती है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हीं लॉज को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं अपनी क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, किन लॉज के आधार पर कोई भी रिएक्शन गवर्न होती है। ठीक, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सब लोग फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम फंडे पर यहां पर भी कहा गया कि अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के दौरान अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। आई बात समझ में? और अगर हम लोग अदर वर्ड्स में बोलें, पहले जैसे बोला, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बहुत सिंपल से हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का वेट प्रोडक्ट के वेट के बराबर होगा। ठीक है, द वेट ऑफ रिएक्टेंट, वेट ऑफ reactant is equal to weight of product। ठीक बात, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है और सारी ही रिएक्शन इसको फॉलो करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली, C+O2, तो ये आपको क्या बना के देने वाली है? CO2। जरा चेक करते हैं हम लोग इसके मास को लेकर। अगर कार्बन का मास देखा जाए तो कितना? 12 ग्राम, 1 मोल है यहाँ पर। कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 है तो 32 ग्राम हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम सम करें, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा? वो सम आ जाएगा क्या? 44 ग्राम। चेक करते हैं जरा हमारा CO2 का मोलर मास क्या आएगा। तो CO2 में भी एक कार्बन है जो कि कितना होगा? 12, और CO2 में साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन है जो कितना होगा? 32। तो ये टोटल कितना आने वाला है? 44। तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि आपका रिएक्टेंट का मास भी 44 ग्राम आ रहा है और प्रोडक्ट का मास भी 44 ग्राम आ रहा है, यानी कि वो किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको याद क्या रखना है? ठीक है बच्चों, जब बात आएगी किसकी? न्यूक्लियर रिएक्शंस की। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में याद रखिएगा वहां पर क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसका मास रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर मास कंजर्व नहीं रहता। बट अगर हम वहां पर बात करते हैं किसकी? मास प्लस एनर्जी की, मास प्लस एनर्जी की, क्योंकि आपको अभी हमने बोला मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट अगर इसको और आगे बोला जाए तो क्या बोलते हैं? बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है बच्चों? ठीक, रिएक्टेंट का कुछ मास किस में चेंज जाता है? एनर्जी में चेंज जाता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान आपका मास और एनर्जी का जो सम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, बात को याद रखेंगे। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन केस था। ठीक, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ एक और बात को भी याद रखेंगे यहां पर, ठीक, कि एंटोनी लेवासिए, इनको ही सबसे पहला लॉ इन्होंने दिया था, इसीलिए इनको ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, एंटोनी लेवासिए को हम
क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत सारे आते थे तो यार देखो ऐसा नहीं, फादर ऑफ केमिस्ट्री को लेकर कई बार बड़े शास्त्रार्थ होते हैं कभी किसी के लिए, बट अलग अलग फील्ड में कहा गया है। तो फिलहाल क्योंकि इन्होंने रिएक्शंस को लेकर सबसे पहला लॉ प्रपोज किया था 1774 में, तो इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस किसने दिया था बच्चों, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। इनका कहना क्या था, वॉट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड में बी, किसी भी यौगिक को प्राप्त करने का स्रोत चाहे कुछ भी हो। ठीक है, बट क्या था, द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट और बाय वॉल्यूम। लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो हमेशा फिक्स वॉल्यूम या फिक्स वेट के ही थ्रू क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो वॉट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड में बी, whatever the source of compound may be, but the elements combine in a fixed ratio either by weight or by volume. For example, हम क्या ले सकते हैं, हमने ले लिया मान लीजिए H2O। अब H2O को प्राप्त करने का स्रोत हमारा कुछ भी हो, हमें कहीं से भी मिले, हम इंडिया का पानी पिए, हम अमेरिका का पानी पिए, हम चाइना का पानी पिए, हम चाइना का ना पिए, ठीक है, बट कहीं का भी पिए, तो अगर हमें वाटर का जो सोर्स है वो कुछ भी है, ऐसे कह ले ये वाटर चाहे रिवर से ऑब्टेन हुआ हो, ये वाटर चाहे रेन से ऑब्टेन हुआ हो, ये वाटर चाहे हमको टैप वाटर मिला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे इसके रेशियो को लेकर, तो यहां पर पहले देखते हैं बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम तो बहुत इजीली आप देख सकते हो, बाय वॉल्यूम जब हम लोग देखेंगे इसको तो क्या दिखेगा, हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम लिए हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1। तो सोर्स चाहे आपका रिवर रहा हो, चाहे रेन रहा हो, चाहे टैप वाटर रहा हो, लेकिन जो रेशियो होगा बाय वॉल्यूम वाटर में H और O के बीच, वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। दिस इज इन डेफिनेट प्रपोर्शन। और यही चीज अगर हम बाय वेट की बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, बाय वेट, तो क्या कहेंगे हम लोग, वेट भाई हाइड्रोजन का वेट फिर से 2 रहेगा, क्योंकि एक H का 1 तो 2H का 2, और ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा बच्चों, एक एटम है, एक एटम का वेट 16। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 1:8। तो आपको वाटर किसी भी सोर्स से ऑब्टेन होगा, लेकिन कभी भी, लेकिन बाय वॉल्यूम उसका रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 2:1, और बाय वेट उसका रेशियो हमेशा कितना रहेगा, 1:8। तो फिर सर जी यहां कोई एक्सेप्शन तो नहीं होता, यार यहां पर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन हो सकता है। वो एक्सेप्शन कहां से हो सकता है इसको समझे। वो एक्सेप्शन तब हो सकता है बच्चों जब आपका कोई कंपाउंड जो बन रहा है उसमें अगर आपने उस एलिमेंट का आइसोटोप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट क्या एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहीं पर बात करें CO2 को लेकर, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि CO2 में भी हमने क्या किया, एक बार जो CO2 यूज करी, ठीक है, दोनों हमने CO2 लिखे हैं, बट दोनों CO2 में एक डिफरेंस है बच्चों। क्या डिफरेंस है, एक CO2 में आपके पास जो कार्बन है वो C12 है, और एक CO2 में जो कार्बन है वो C14 है। अगर हमने यहां पर कार्बन का आइसोटोप यूज कर लिया तो आपको यहां पर बाय वेट रेशियो क्या मिलने वाला है, 12:16 है, 2 है तो कितना हो जाएगा, 32। जबकि यहां रेशियो क्या मिलेगा बच्चों, 14:32। आती है बात समझ में। तो यहां पर आपका देखो रेशियो सेम कंपाउंड में भी डिफरेंट हो गया, बट क्या है, क्योंकि यहां पर आपने कार्बन का आइसोटोप्स यूज किया है, इस वजह से। ठीक है, तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्लियर हो गया और ये डाउट और ये एक्सेप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है, ठीक, अगेन दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। ठीक, इन्होंने क्या बोला, वॉट एवर द सोर्स ऑफ कंपाउंड में भी, किसी भी यौगिक को प्राप्त करने का स्रोत चाहे कुछ भी हो, ठीक, बट द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन आइदर बाय वेट और बाय वॉल्यूम। परंतु जो तत्व होते हैं
वो भारानुसार या आयतनानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात आई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या कहा? उनका कहना था बेटा कि अगर कभी भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करें, ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट्स, जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करें, ठीक है, तो क्या होगा? और ऐसी सिचुएशन में अगर जो प्रोडक्ट्स बने उनमें हम किसी एक एलिमेंट का जो वेट है वो फिक्स कर दें, तो जो दूसरे एलिमेंट्स का जो रेशियो आता है वो कैसा आता है? मल्टीपल प्रोपोर्शन में आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले लॉ समझ गए सभी लोग। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन इफ द मास ऑफ वन इज केप्ट, मास ऑफ वन इज केप्ट कांस्टेंट। ध्यान रखना, एक का मास हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। क्या होता है? द सेकेंड एलिमेंट बियर्स अ होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, तो वो आपस में एक होल नंबर रेशियो शो करता है। ठीक, चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखो। हमने मान लो ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन को अगेन। अब ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन आपका कंबाइन करके क्या क्या बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए, जनरली हमें पता है यहां पर दो कंपाउंड्स बनने वाले हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? हो सकता है वो CO बनाए। ठीक है, यहां पर हम एक प्रपोर्शन लेने वाले हैं, इस वजह से ऐसे कर लिया। और हो सकता है वो क्या बनाए? CO2 बनाए। ठीक, वो CO भी बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं? CO2 भी बना सकते हैं। जरा इसके वेट को लेकर आते हैं, बात करते हैं। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है ना आपको, ये क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यहां पर आपका कार्बन का वेट 12 और ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 16। और यहां पर आपके कार्बन का वेट 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 32। तो ध्यान से देखें, हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर इस कार्बन के वेट को क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। तो ध्यान से देखें, ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है कैसा आ रहा है? होल नंबर रेशियो आ रहा है, 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो यही क्या कहता है आपका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल से चेक करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, आपके एग्जांपल में थोड़ी वैरायटी ज्यादा लेते हैं। चलिए, आपके हमने लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। अब यहां पर देखो कई सारे कंपाउंड्स बनने वाले हैं। ठीक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? N2O। और क्या बना सकते हैं? N2O2 या फिर N2O3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, ऑक्सीजन की 2, N2O4 एंड N2O5। ठीक, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए, तो ध्यान से देखें, यहां पर हम N का रेशियो लेंगे, यहां पर हम लोग O का रेशियो लेंगे। ठीक है ना, तो आप सारे कंपाउंड समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक, ये आपके कंपाउंड्स हैं जिनको हम इस तरह से बॉक्स में कर देते हैं। ये पूरा एक साथ है बच्चों, समझना है आपको, इसलिए। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया? नाइट्रोजन आपको सब देखो सेम अमाउंट में दिखेंगे, इसको हम फिक्स करने चल रहे हैं। नाइट्रोजन का वेट यहां भी कितना रहेगा? 28। यहां भी कितना? 28। यहां भी कितना? 28। यहां पर भी कितना? 28। यहां पर भी कितना? तो वो दो एलिमेंट्स जो क्या कर रहे थे? मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एक का मास हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। जब हम ऑक्सीजन का मास देखें तो यहां कितना आ रहा है? एक एटम है 16, 2 हो गए 32, 3 हो गए 48, 4 हो गए 64 और 5 हो गए तो 80। और अगर इन सबको देखो आप ध्यान से, तो आपको क्या नजर आएगा? यहाँ जो रेशियो आ रहा है 1:2:3:4:5।
एक दूसरे के कैसा आ रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। चलिए तो समझ गए सभी लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। कब दिया था, 1803 में दिया था। और क्या बताया था कि अगर कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे, और अगर उसमें हम उन एलिमेंट्स में से किसी एक का भी क्या करेंगे, मास फिक्स करेंगे, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो किस में होगा, होल नंबर रेशियो में होगा आपस में। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं कि एक का ही, आप मान लो दूसरे का इसका फिक्स कर लेते हैं तो इसका आ जाता है ऐसे ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी चेंज रखना, अगर मान लो इसको 32 और इसको 24 लिख लें। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है आपको, अब आपको नजर आ रहा होगा क्या, अब आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं, हमने अब ऑक्सीजन का मास क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, देखो 2:1। आपको यहां पर क्या दिख रहा है, सिंपल रेशियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक का, ऐसे वहां पर भी आप ऑक्सीजन का फिक्स कर दोगे तो नाइट्रोजन इस तरह से वेरी करना शुरू करेगा। ठीक है, बस ये रेशियो क्या होगा, पलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बच्चों, गैलोसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक, गैलोसैक लॉ का या गैलोसैक का क्या गैस का नियम, गैसीय नियम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गैलोसैक का गैसीय नियम। ठीक, तो ये क्या कहता है बच्चों, कहता है व्हेन गैसेस आर कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, जब भी कोई गैस कंबाइन होगी, आपस में संयोग करेगी, या कोई गैस उत्पन्न होगी, प्रोड्यूस होगी, तो वो हमेशा ऐसा किस तरह से करेगी। ठीक है, कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, वो ऐसा करेगी इन अ सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में करेगी, बाई वॉल्यूम, किसके सिंपल रेशियो में, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में करेगी। और कब, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर, लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या, कि वो सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर प्रोवाइड हों। तो जब समान ताप पर गैसें उपलब्ध कराई जाएंगी तो वो गैसें हमेशा किस तरह से संयोग करेगी, ठीक, सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम में। ठीक, आयतन के एक सरल अनुपात में संयोग करती हैं। ठीक है, चाहे वो बन रही हो, ठीक, संयोग कर रही हो, चाहे वो उत्पन्न हो रही हो। ठीक, इस बात को एग्जांपल से ही भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। और यार समझना इस चीज को, ये और कुछ नहीं, इससे पहले जो जॉन डाल्टन ने 1803 में आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था एक तरह से। ठीक है, नहीं हम लोगों ने बात की थी ना, हाँ, तो जॉन डाल्टन ने 1803 में जो मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया, एक तरह से ये वही है, बस ये मास को लेकर था जॉन डाल्टन का। और अब यहां पर जो बात आ रही है तो ये किसको लेकर है, गैसेस को, वॉल्यूम को लेकर है। ठीक है, जो जॉन डाल्टन का आपका लॉ था वो किसको लेकर था, मास को लेकर। और जो यहां पर गैसेस वॉल्यूम का आया वो किसको लेकर आया, वॉल्यूम को लेकर आया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा N2 प्लस 3H2, आपको पता है N2 भी आपकी गैस है, आपको पता है H2 भी आपकी गैस है, और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, और ये भी क्या है, गैस। तो जब भी कोई दो गैस कंबाइन कर रही है या कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये ऐसा हमेशा कैसे करेंगी, ठीक, सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में। ठीक, तो 1 वॉल्यूम देखो N2 का कंबाइन कर रहा है किसके साथ, 3 वॉल्यूम ऑफ H2 के साथ, और क्या बना रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म कर रहा है। और ध्यान से देखो तो नजर आ रहा होगा इस NH3 में N का कितना दिख रहा है, रेशियो 1, और H कितना दिख रहा है आपको, 3। ठीक है, वही 1 और 3 लिखा है कि नहीं। जैसे आप बात करें H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। आपको पता है H2 भी आपकी गैस, आपको पता है Cl2 भी आपकी गैस, आपको पता है HCl भी आपकी गैस। ठीक है ना, क्या दिख रहा है, इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसके कितने वॉल्यूम बना रहा है, 2। और ध्यान से देखो अगर तो ये H2 और Cl2 का 1 वॉल्यूम ही तो लिया है। तो इसको बोलते हो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स या गैलोसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। क्लियर है, ठीक, आई बात समझ में। गैलोसैक्स लॉ को ही और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वैसे तो एक और बाद में लॉ आया क्या, एवोगैड्रोज लॉ, जहां पर इस बात को और अच्छे से समझाया गया। अगर हम लोग पहले एवोगैड्रोज लॉ को देखें, इसलिए हमने इसको 6 नंबर दिया है, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करें तो 5 है। एवोगैड्रोज लॉ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में नहीं है, वो अलग से गैलोसैक्स का एक तरह से एक्सप्लेनेशन फॉर्म है। क्या कहा इसमें, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर हम क्या कहेंगे कि
सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में कितनी भी गैसेस ले ली, कितनी भी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले ली, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेट एक एग्जांपल लेते हैं अपने लोग, हमने लिया मान लो H2, ठीक, हमने मान लो और क्या ले लिया N2, हमने मान लो एक और क्या ले लिया, हीलियम ले लेते हैं, ठीक है, हीलियम गैस ले ली, और हमने क्या ले लिया मान लो ओजोन भी ले ली। अच्छा यहां पर एक और चीज चेक करेंगे, ठीक, देखेंगे अपने लोग। तो देखो यार, अगर अपने लोगों ने ये सब कुछ जो लिया है वो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, हम जनरली बोल दें एसटीपी पर लिया है, ठीक है, अगर एसटीपी पर लिया है और कैसे लिए हैं, हमने आइडेंटिकल सिलेंडर्स लिए हैं। अगर आइडेंटिकल सिलेंडर्स में ये लिया है, अब अगर आइडेंटिकल सिलेंडर है मतलब सारे सिलेंडर एक जैसे हैं, तो सबका वॉल्यूम भी कैसा होगा, एक जैसा, ठीक। तो उन सब में अगर ये भरे हैं, ठीक, एक सिलेंडर है जिसमें H2 भरा है, उतने ही वॉल्यूम का सिलेंडर में N2 भी भरी है, उतने ही वॉल्यूम सिलेंडर में He भी भरी है, उतने में ही ये, ठीक है। तो आपके H2 का एक मॉलिक्यूल मान लीजिए उसके अंदर होगा, N2 का भी उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होगा। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, He का भी आपका एक ही मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा क्योंकि सारी कंडीशन टेम्परेचर सेम है, और ओजोन का भी एक ही मॉलिक्यूल उस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर इन सब का वॉल्यूम इक्वल है तो इनके मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। बट हमने एटम नहीं कहा बच्चों, अगर एटम की बात कर लें यहीं पर तो ध्यान रखना, ठीक, H2 का एक मॉलिक्यूल है और H2 के एक मॉलिक्यूल में H के कितने एटम होंगे, 2। N2 के एक मॉलिक्यूल में N के भी कितने एटम होंगे, 2। He के एक मॉलिक्यूल में He का एक ही एटम प्रेजेंट होगा, और O3 के एक मॉलिक्यूल में O के 3 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बट इस चीज के लिए याद रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग चीजें हैं, यहां से मॉलिक्यूल और एटम को डिस्टिंग्विश भी किया गया, ठीक है। तो इनिशियली बहुत सारी चीजें थी जो प्रॉपरली हमको पता नहीं हुआ करती थी, तो कंफ्यूजन हुआ करता था। बट आज की डेट में हम समझ चुके हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में बड़ा डिफरेंस है और क्या है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। तो इस अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा वॉल्यूम लेंगे किसी गैस का उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। बस कंडीशन क्या रहेगी, हम कहां पर लेंगे गैसेस को अपने, ठीक, सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे लेंगे। और अब लास्ट लॉ की ओर चलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सबसे पेचीदा डेफिनेशन इसकी ही है बच्चों, इसकी डेफिनेशन को समझ पाना बड़ा टिपिकल टास्क है, ठीक है, बहुत पेचीदा डेफिनेशन है, वर्डिंग से इसके क्लियर नहीं होता। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बेस पर समझना है तो ध्यान रखना, पहले तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रखो कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको 3 एलिमेंट्स दिखें और उनसे 3 कंपाउंड्स बनते हुए दिखें, समझ जाना वो क्वेश्चन कहां से आ रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो अगर 3 एलिमेंट नजर आए और 3 कंपाउंड्स बनते हुए नजर आए, समझ जाएंगे आप लोग क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक। किसने दिया था, रिचर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, द वेट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स विद सेपरेटली रिएक्ट्स विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। थोड़ा सा अगर टुकड़ों टुकड़ों में समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है होपफुली समझ में आना शुरू हो कि अगर हम कोई 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स ले लें जो सेपरेटली अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के सेम वेट से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं एग्जांपल के साथ बात करते हैं। हमने मान लीजिए सल्फर लिया है, हमने मान लीजिए ऑक्सीजन लिया है, 2 एलिमेंट्स लिए जो तीसरे किसी एलिमेंट के सेम वेट से कंबाइन करने वाले हैं, इसलिए हमने दोनों को सेम ग्रुप कर लिया। आपको पता है आपका सल्फर हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा आपका H2S, ठीक है, और उसमें आपको नजर आएगा हाइड्रोजन का कितना वेट यूज किया आपने, 2 ग्राम, तो वहां पर सल्फर कितना लगा, 32, ठीक। और अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन साथ कंबाइन करेगा, सेम वेट से ही कंबाइन करेगा,
और क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा H2O। अगेन यहां इसने देखो क्या किया, 2 ग्राम से कंबाइन किया, लेकिन O का कितना लगा 16 ग्राम। कहता है आर ऑल्सो वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विच रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, ऑल्सो वेट करें इसी का भी, तो यार S और O आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तीसरा कंपाउंड बनाएंगे। देखो तीसरा कंपाउंड बन गया, और इस तीसरे कंपाउंड में, इस तीसरे कंपाउंड का जो वेट आएगा वो देखो क्या आएगा, तो यहां पर सल्फर का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन कर रहा है, तो ये जो रेशियो आया ध्यान से देखो, तो ये इंडिविजुअली जब सेपरेटली H के सेम वेट से कंबाइन करके जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे उनका जो रेशियो आता है और इसका जो रेशियो आता है ये कैसा होता है, ठीक विद ईच अदर और इन सिंपल मल्टीपल ऑफ देम, या तो ये उसके सेम होगा या उसके मल्टीपल में होगा। देखो ध्यान से हम दिखा रहे हैं इस चीज को, अगर तुम यहां से देखो तो इन 2 कंपाउंड्स में H2S और H2O में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या नजर आ रहा है, सल्फर ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इसका रेशियो नजर आ रहा है आपको 32:16। ठीक, और यहां क्या आ रहा है 32:32। तो आपको यही चीजें देखनी है कि जो आपका 32:32 आया, ठीक, और ये जो पहले आ रहा था वो क्या आ रहा था 32:16। तो क्या दिख रहा है, ये आपका 1 आ रहा है और ये आपका कितना आ रहा है 2। तो ये देखो ध्यान से क्या आ गया, सिंपल या मल्टीपल प्रोपोर्शन में आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीपल ऑफ देम में। ठीक, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या रखनी है, 3 एलिमेंट्स दिखे, मान लो दिख रहा है आपको CHO, और 3 एलिमेंट्स दिखे, मान लो यहां पर CO2 बन रहा होगा 3 एलिमेंट्स के रूप में, CH4 बन रहा होगा आपका, और H2O भी बन रहा होगा आपका। तो 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्वेश्चन में, उनसे मिलकर बनने वाले 3 कंपाउंड्स मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो पहले आप तुरंत समझ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ का है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। आप इसको लेकर ट्राई करके देखिएगा सेम ट्रिक लगा के, होपफुली ये चीजें इस तरह से इसमें मिलेंगी, हो सकता है वो सेम मिल जाए और नहीं तो उसके मल्टीपल में मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, बहुत दिक्कत करते हैं बच्चों को। ठीक, बेसिक चीजें हैं, कुछ टेक्निकल बहुत ज्यादा, मतलब आपको इसमें क्वेश्चंस कभी कभी बन के आते हैं एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से। ठीक, 11th के स्टार्टिंग में आपको ये लॉज बहुत परेशान करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट, इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट्स पर बात की थी, इस वीडियो में हमने आपको समझाया है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। बहुत बेसिक चीजें हैं बच्चों, एग्जाम में अगर ये आपसे नहीं भी पूछा जाता है इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप रिएक्शंस को बहुत अच्छे से इससे दोस्ती कर सकते हैं। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, ये वो चीज है जिसके थ्रू हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस को समझना सीखेंगे कि रिएक्शंस में किस तरह से काम होता है, कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, इसलिए इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है।